आपको देखना है तो मैं दूसरी रिकॉर्डिंग, मैं आपको दूसरी रिकॉर्डिंग भी भेजूंगी जिसमें मैंने होमवर्क सॉल्व करा है, ठीक है। अभी रिकॉर्डिंग मैंने करी नहीं, ठीक है, तो मैं शुरू से करती हूँ ये, ठीक है, मैं दोबारा से शुरू करती हूँ क्योंकि होमवर्क का, ठीक है, रुकिए। तो मैंने आपसे 100 रुपए मांगे, ठीक है, आपने बैंक को 100 रुपए दिए, ठीक है। सो यू हैव गिवन द बैंक 100 रुपीज एंड यू आर ओके कि बैंक आपको 110 दे रहे हैं, यू आर ओके सेटिस्फाइड, ठीक है। तो आपके 100 रुपए आज और आपके 110 रुपए एक साल बाद बराबर है आपके लिए, ठीक है, यू आर इंडिफरेंट। So what we are saying is, if the interest rate is 10%, rupees 100 today is the same as rupees 110 1 year from today. Everybody with me? ठीक है। और इसको हमने 10 हमने कैसे करा, हमने इसको कहा 100 प्लस 100 इंटू 10 बाई 100, ठीक है। ये थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है कि मैं थोड़ा छोटी सी चीज को बड़ा बना रही हूँ, बट एक कारण है इसका, ठीक है। आप मान सकते हैं, एक तो 100 ही मिलेगा हमें वापस एंड में, प्लस उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट, मान सकते हैं सब, ठीक है। इस 10% को मैं आर कहूंगी, ठीक है, रिटर्न इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा लिख सकती हूँ 100 प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाय आर, ठीक है। अगर मैंने इस आर को 10% कहा ना, आर को मैंने 10/100 कर दिया, तो ये मेरा कैसे मिला मुझे 110, 100 प्लस 100 इंटू आर, आर कितना है, ये है आर। इसको मैं और भी तरह से लिख सकती हूँ, 100 बाहर कर दिया 1 प्लस आर। स्टेप सबको समझ में आ गया, तो हमें शेयर प्राइसिंग आ गई। ये स्टेप सबको समझ में आ गया? यस। यहाँ से मैं यहाँ कैसे पहुंची हूँ, सबको आ गया ना? 100 कॉमन, ठीक है ना। 100 बाहर निकाल दिया और ब्रैकेट लगा दिया ना, 100 प्लस 1 प्लस आर, ठीक है। ये कारण है मैं किसी वजह से कर रही हूँ, ठीक है। 100 1 प्लस आर, मैं अगर ब्रैकेट खोलूंगी तो ये बन जाएगा 100 प्लस 100 इंटू आर। ओके, या लेकिन इस फॉर्मेट में लिखना चाहती हूँ मैं, इसको इस तरह से लिखना चाहती हूँ, मेरे किसी कारण से, ठीक है, ये है, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो अब मैं क्या कह रही हूँ कि ये सब मैंने हटा दिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं कह रही हूँ रुपीज your voice has gone, your voice is breaking 1 year from today. Oh, it's breaking, sorry. Oh, अच्छा, सॉरी प्लीज, इसको यहाँ पे ना ऊपर से प्लेन जाता है ना, सॉरी एक सेकंड, okay. एक सेकंड आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे प्लेन जाता है तो सब बनता है, मैंने नोटिस करा कि क्या हो रहा है, अभी ये प्लेन जा रहा है। ठीक है, अब ठीक है आवाज? Yeah. So rupees 110 1 year from today, okay, is the same as rupees 100 today. Agreed? Yeah. है ना, क्योंकि 100 today is the same as 110 1 year from now. Rupees 110 1 year from now, same चीज मैंने उल्टी करके लिख दी है, ठीक है ना। Same statement, rupees 110 1 year from now is the same as rupees 100 today. Everybody with me? Yes. Therefore, rupee 1 year from now is rupees 100 divided by 110 today, ठीक है ना। सेम चीज, हमने 110 को कहा इट्स द सेम एज 100, तो 1 को क्या करेंगे, 100 को 110 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। अगर ये समझ में आ गया सबको, ये 110 1 year from now is same as 100 today. अगर ये 20 अगर ये 2 होता और ये अगर ये 20 होता और ये 10 होता तो हम कैंसिल कर देते 2 और 2। anyway, 110 1 year from today is the same as 100 rupees today. Therefore, rupee 1 year from now is equal to 100 divided by 110, ठीक है। इस 100 divided by 110 को हम दूसरी तरह से लिख रहे हैं 100 over 1 plus r, ठीक है। अब इसमें हम क्या कह रहे हैं, One second. हाँ, If you could just write this as a unitary method style, it will be a little easier. 110 dash ये 100, यूनिटरी मेथड 1 है, dash. ये यूनिटरी मेथड है, हाँ,
यूनिटरी मेथड है, लेकिन मैं थोड़ा लंबा करके करी थी. एग्जैक्टली यूनिटरी मेथड है ये. ठीक है, मैं दोबारा लिखूंगा. नहीं, just that Bishti style, ना 100-110 1 question mark and then that. Okay, done. Okay, so rupees, मैं फिर से शुरू करती हूँ. rupees 100 today equal to rupees 110. Yeah. Let's 1 year from now. ठीक है, 1 year from now. ठीक है ना? Oh, okay. Then rupees 110 1 year from now. No, rupees 1. 1 rupees. Rupee 1. पहले इसको reverse कर दो. Okay, okay. Then Yeah. 110 1 year from now is rupees 100 today. Yeah. ठीक है ना? सेम स्टेटमेंट को मैंने रिवर्स कर दिया. Okay. Okay. Therefore, rupee 1 year from today is how much? 100 by 110. Into 1. 100 by 110 into 1. into 1. ठीक है ना? परफेक्ट. क्योंकि ये 5 होता तो into 5 हो जाता. परफेक्ट. into 1. ठीक है ना? 100 divided by 10 multiplied by 1. अगर ये 5 होता तो हम यहाँ पे 5 कर देते. ठीक है ना? अभी हम 1 रुपी कर रहे हैं. ठीक है, ठीक है, डन. अब ये 100 divided by 110 हम दोबारा से लिखेंगे. 100 divided by 100 into 1 plus r. Everybody with me? Yes. आप इसमें क्या करेंगे? इनको कैंसिल कर देंगे. So this becomes 1 over 1 plus r. 1 rupee 1 year from today is not equal to 1 rupee today. It is equal to less than 1 rupee today. Agreed? क्योंकि अगर 100 रुपए आज कल का 110 है, तो 110 एक साल के बाद आज का 100 है. So money today, 100 rupees, if I have to give up 100 rupees today, I have to get more in the future. Correct? मुझे ज्यादा चाहिए. So if I'm getting something in the future, it is X amount, it is not the same as getting X today. X 1 year from now is worth less than X today. Agree? Yeah. अगर मुझे सेम अमाउंट, यहाँ पे तो मुझे अलग अलग मिल रहा है, 100 और 110 मिल रहा है. अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको 100 रुपए आज दूं या 100 रुपए एक साल के बाद दूं, which one will you prefer? ये तो आज दे दो ना. आज दे दो, फिर मैं बैंक में डाल दूंगी, मेरे को इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, और तुम एक साल बाद तुम गायब भी हो सकती हो, मुझे भी नहीं पता. ठीक है ना? तो 100 रुपीज टुडे इज प्रेफर्ड. ओके, सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज कि हमें कुछ फ्यूचर में इनकम मिल रही है. अभी फ्यूचर में 1 रुपया मिल रहा है. हम कह रहे हैं उसकी वैल्यू आज कितनी है, उसकी वैल्यू आज कितनी है. तो उसको हम क्या करेंगे? 1 over 1 plus r. उसको हमने डिस्काउंट करा है, क्योंकि हमें पता है कि आज से 1 साल बाद जो पैसे मिलेंगे, दे आर नॉट द सेम एज गेटिंग मनी टुडे, बट देयर इज सम वे टू से कि वो कितना है उसका वैल्यू आज. उसकी जीरो नहीं है, जीरो से कुछ ऊपर है. कितनी है? इतनी है. ठीक है. अब ये हम जो डिस्काउंट लगा रहे हैं, ये रेट, ये 2 चीजों पर डिपेंड करता है. ये 1 plus r, ये 2 चीजों पर डिपेंड करता है. ठीक है. एक तो मार्केट में कितना पैसा लिया जा रहा है और दिया जा रहा है लोनिंग के लिए, उससे होता है पूरा का पूरा इंटरेस्ट रेट डिटरमिन. उसको कहते हैं रियल इंटरेस्ट रेट. ठीक है. हम इन्फ्लेशन को अभी छोड़ रहे हैं. ठीक है. उसके ऊपर से फिर होता है रिस्क. अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे दे पैसे, आप मुझे जानते नहीं है, मैं कहूंगी मैं आपको आज से, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट भी लिख दूंगी. ठीक है. मैं आपसे कहूंगी कि अच्छा सोचिए, मुझे छोड़िए, 2 कंपनी है. ठीक है. एक बहुत ही रिलायबल है और एक बिल्कुल ही कभी होते हैं पैसे, कभी नहीं होते हैं. ठीक है. लेकिन अभी आपको लग रहा है कि शायद नेक्स्ट से पैसे हो जाएंगे. एक बंदे ने आपसे पैसे मांगे, आपने कहा आप तो टाटा हैं, आप ले लीजिए, आप मुझे आगे 10% दे देना. दूसरी कोई और कंपनी जो कि बिल्कुल ही अनरिलायबल है, लेकिन इतनी अनरिलायबल नहीं है कि आप उनको पैसे नहीं देंगे, आप उनको देना चाहते हैं, लेकिन हम कहेंगे भैया 10% तो मैं नहीं दूंगा, मैं तुम्हें 15 या 20% पे दूंगा. अग्रीड? यू विल पुट सम रिस्क फैक्टर. तो ये जो आप चाहते हैं कि 100 रुपीज टुडे, इसमें जो 10 लगाया आपने, इट इज डिपेंडेंट अपॉन कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट कितना है, जो कि बिल्कुल ही जो सेफ इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर से आप जिस इन्वेस्टमेंट में डाल रहे हैं उसका रिस्क कितना है. जितनी ज्यादा रिस्की होगी उतना ज्यादा ये 10% बढ़ेगा. ये 10 से 12 भी हो सकता है, 14 हो सकता है, 16 हो सकता है. दिस इज कॉल्ड द डिस्काउंट फैक्टर. इसको हम क्या कह रहे हैं? आगे की जो इनकम है उसको हम डिस्काउंट कर रहे हैं. आज से पैसा 1 साल बाद जो मिलेगा वो उतना नहीं है, उससे थोड़ा सा कम है उसकी वैल्यू आज. तो कितनी कम है वो इस पे डिपेंडेंट होगी, क्योंकि मैं बैंक में पैसे डालने के लिए तैयार हूं.
मुझे पता है कि मैं बैंक में आज मैं रख सकती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं बैंक में लेकिन कितने पे देना चाहती हूँ वो डिपेंड करता है। ठीक है, नाउ सपोज मैंने आपसे कहा कि आपने पैसे 1 साल नहीं 2 साल के लिए रखे, ठीक है, तो रुपीज अब 2 साल में कितने हो जाएंगे ये पैसे? 110 के ऊपर 10 ना? एग्जैक्टली, एक तो 110 हो गया 1 साल के बाद, फिर उस 110 पे आपका 10% इंटरेस्ट लग 10%. जाएगा। हाँ, That's 11. Plus 11 rupees. एग्जैक्टली, तो कितना हो गया? 121. 121. 120. राइट, सो रुपीज 100 टुडे is like, हाँ, rupees 121 2 years from today, हाँ. from now, ठीक है ना? Done? और तो 121 पे कैसे आए? हमने कहा 100, ओके, फिर हमने कहा प्लस 100 into 10 divided by 100, ठीक है? हाँ. ये तो हमारा पहले साल के पैसे हो गए, ठीक है ना? प्लस हमने क्या करा, हमने कहा कि उसके ऊपर से, अच्छा एक तो ये हो गया, फिर हमने कहा 100 को दोबारा इंटू 10 नेक्स्ट ईयर भी मिलेगा इस पे पैसे, प्लस ये जो अमाउंट है 10 को हमने 10 से करा, ठीक है? इसका मोटा मोटा करके मैं ऐसे करती हूँ, उसको दोबारा लिखती हूँ मैं सिर्फ ब्रेक डाउन कर रही हूँ सिर्फ एक कारण के लिए, ठीक है? आप इसको लिख सकते हैं 100 Hello. into 1 plus r into 1 plus r, ठीक है? Sorry. आपने ये अमाउंट तो कर लिया, Sorry. ये आपका 110 आ गया, ठीक है ना? हाँ. ये जो आपका है अमाउंट 10 हो गया ना? ओके. ना? 110. हाँ. ठीक है, 110 हो गया। अब इस 110 पे आप इंटरेस्ट लगाएंगे ना, 110 पे आप करेंगे ना 10%, है ना? वही तो करेंगे ना? 100 आप करेंगे 110, आप करेंगे 110 तो है ही मेरा, प्लस 110 इंटू आर ओवर 100, यही करेंगे ना आप? 110 इंटू, है ना? इसको ये 10 कर दिया यहाँ पे, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया, तो आपका 110 प्लस 11 हुआ ना 121, ठीक है ना? तो इसको एक और तरीका है, we can call it compounding. Absolutely, it is exactly compound interest. It is precisely and exactly compound interest. तो मैं जो है ये 100 रुपीज और ये 121 ऐसे लिख सकती हूँ मैं, 100 इंटू 1 प्लस आर, और मैं R1 कह रही हूँ पहले साल का इंटरेस्ट रेट, दूसरे साल का अलग भी हो सकता है, 1 प्लस R2, ठीक है ना? पहले साल का 10% था, मैंने कर दिया वो 110 हो गया, इस साल का भी 10% है, इसके ऊपर मैंने फिर से 1 प्लस R इंटू 1 प्लस R1 R2 कर दिया, ये भी बाई चांस 10% है। आप समझ गए? तो मैंने क्या करा कि मैंने करा 100 इंटू 1 प्लस R इंटू 1 प्लस R। अब 2 बार इसलिए क्योंकि दूसरे साल का मैं देख रही, ठीक है ना? वही 100 रुपए मैं निकाल नहीं रही हूँ, वही के वही 100 रुपए बैग में पड़े हुए हैं, एक साल में 110 के हो गए, 2 साल में 121 के हो गए, ठीक है ना? तो what I'm saying is rupees 100 is like 121 2 years from now. Therefore 121 2 years from now, 2 years from now is 100 today, ठीक है ना? Yeah. Okay, therefore rupee 1 2 years from now is what? 100 divided by 121 into 1, ठीक है ना? तो बेसिकली 100 over 121 कैसे लिखेंगे? 100 over 100 into 1 plus r into 1 plus r. इसमें ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो हम कह रहे हैं 1 रुपी को डिस्काउंट करा है हमने 1 प्लस R1 1 प्लस R2 में, बार बार 1 1 R1 2 क्योंकि कई बार दोनों ईयर्स का डिस्काउंट रेट अलग हो सकता है, तो ये हो गया मेरा 2 years from now, ठीक है? अब मेरे को अब शेयर प्राइसेस का क्या लेना देना है हम देखते हैं, ठीक है? तो शेयर प्राइसेस से ये लेना देना है कि हम शेयर्स क्यों खरीदते हैं, हम उनसे इनकम मिलेगी, ठीक है ना? डिविडेंड। तो आपकी एक कंपनी, उसके 100 शेयर्स हैं, ठीक है? आपने 2 खरीद लिए, यू ओन 2% ऑफ द कंपनी, ठीक है? अब उसमें से कंपनी ने 100 रुपए का प्रॉफिट डिक्लेयर करा, उसमें से 2 रुपए आपके पास आएंगे, ये आपका डिविडेंड है, ठीक है? आप एक शेयर खरीदना चाहते हैं, आपने अनुमान लगा लिया अगले 100 साल तक के लिए, ठीक है? मान लिया कि हर साल कितने पैसे मिलेंगे, अगले 20 साल 40 साल, आप सोचते हैं मैं 20 साल बाद बेच दूंगा, जो भी है, आपने इन्फिनिटी तक 100 साल तक आपने अनुमान लगा दिया
कि मुझे पहले साल में 300 रुपए मिलेंगे डिविडेंड में, ठीक है, दूसरे साल में मिलेंगे मुझे 424, तीसरे साल में मिलेंगे 371, ठीक है, चौथे साल में 168, पांचवें साल में मिलेंगे 147, ठीक है, ऐसे मैं नंबर बना लिया, ठीक है, ये सब मिल रहे हैं ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 एंड सो ऑन। अब मुझे पता करना है कि ये सपोज 5 साल के बाद कंपनी खत्म हो जाएगी, सिंपल, कंपनी गायब, ठीक है, कंपनी ने बंद हो जाना है, ठीक है, बस सिर्फ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, उसके बाद कंपनी गायब हो जाएगी, मुझे सिर्फ इस स्ट्रीम ऑफ इनकम में इंटरेस्ट है, तो मैं क्या इसके लिए मैं मैक्सिमम कितना पैसा दूंगा, ये जो है मुझे 1 साल के बाद मिल रहा है, तो 1 ओवर इसको डिवाइडेड बाय 1 प्लस R1 कर दो, डिवाइडेड बाय दिस, प्लस ये मुझे 2 साल बाद मिल रहा है 1 प्लस R1 इंटू 1 प्लस R2। अच्छा, ये मुझे 3 साल बाद मिल रहा है, मैं इसको यहां लिख देती हूँ, 1 प्लस R1, 1 प्लस R2 इंटू 1 प्लस R3। कई बार अगर सेम होता है तो हम सिर्फ ये कह देते हैं 1 प्लस R क्यूब, अब समझ गए, प्लस 168, मैं दोबारा से लिखती हूँ, सॉरी, $300, 424, 171, 168, 147, ठीक है, ऐसे नंबर है, तो डिवाइड बाय प्लस 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 1 प्लस R1, 1 प्लस R1, 1 प्लस R2, और यहाँ पे मैं कर देती हूँ 1 प्लस R1, 1 प्लस R2, 1 प्लस R3, और मैं आगे से नहीं लिखूंगी, मैं 1 प्लस R अस्यूमिंग सेम है 1 प्लस R टू द पावर 5 एंड सो ऑन, ठीक है, ये मेरी फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ इनकम है। इसमें मैंने क्या करा है, दिस इज इट, ओके, तो इसको मैं करूंगी नेट, इसको कहते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो। आप देखेंगे लोग बोलेंगे DCF मेथड से मैंने शेयर को प्राइस किया है, अगर ये सब ऐड करके 303 5 15, सपोज ये आपका आ रहा है 1200 सपोज, ओके, देन अगर शेयर 1200 से ज्यादा का जा रहा है तो आप कहेंगे ओवर प्राइस्ड है, अगर शेयर इससे कम का है आप कहेंगे ये तो खरीदने लायक है, ठीक है। अब इसमें दो, एक्सक्यूज मी, सो मेरा मिस हो गया यहाँ से 121 के बाद से, बहुत ज्यादा चला गया क्या एक्चुअली, लेटर वी कैन अंडरस्टैंड, और कैन यू प्लीज? यस मैम, मैं दोबारा कर देती हूँ, आप देखिए 121 को आपको 2 साल बाद मिल रहा है ना 121, हाँ जी, तो हाँ, 121 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 100 इंटू 1 प्लस 10 ओवर 100 इंटू 1 प्लस 10 ओवर 100, वही कंपाउंड हो गया ना। आप ये सोचिए, ये तो आपका पहले साल का इंटरेस्ट हो गया, हाँ, तो ये तो आपको 110 हो गया, अब आपको 110 पे आपको और पैसे लगेंगे, हाँ, करेक्ट, है ना, ये हो गया, ठीक है ना, तो इसको मैं लिख सकती हूँ हैंग कर गए, तो ये तो मेरे मतलब, हाँ ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई हो रहा है ना, कंपाउंड हो रहा है, तो मैं लिख सकती हूँ कि जो है 121 जो है 121 2 years from today, 2 years, ओके, आज से 2 years के बाद इज इक्वल टू 100 टुडे, ठीक है ना, ठीक है ना, हाँ, therefore 100 today, okay, so basically ठीक है ना, 121 to therefore ₹1 2 years from today is equal to 100 divided by 121 into 1 today, ठीक है, और इसको मैं 121 को कैसे लिख सकती हूँ, 100 over 100 into 1 plus R and 1 plus R, तो ये 100 को मैं कैंसिल कर दूंगी, ठीक है, तो मेरे पास आ गया 1 divided by 1 plus R into 1 plus R, so मेरा मतलब ये कि 121 2 years from today is not worth 121 today, it is less than that, how much less, this much less, so this is known as the discounting, and ये जो R है इसको rate of discount कहते हैं, हमने, ठीक है, that's it। तो अगर मेरे पास बहुत सारी स्ट्रीम ऑफ इनकम है जो कि एक साल बाद आ रही है, 2 साल बाद आ रही है, 3 साल बाद आ रही है, इन सब में ये फॉर्मूला लगेगा, इस
सबको मैं ऐड कर दूंगी. दिस इज ऑल्सो नोन एज नेट प्रेजेंट वैल्यू. नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसको बहुत कॉमनली कहते हैं एनपीवी. और इसमें मैंने कहा है ना कि आपको शेयर्स में 300 डिविडेंड मिल रही है, वो ये भी हो सकता है कि आपके कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसमें कुछ खर्चा होएगा, कुछ आमदनी होगी, तो एक साल बाद इतना खर्चा, एक साल में इतना खर्चा, इतना आमदनी है, आप उसका नेट नंबर निकाल लीजिए कि खर्चा है और 2000 आपका, 500 खर्चा है और 750 आपकी इनकम हो रही है, तो 750 माइनस 500, 250 आपका नेट कैश फ्लो है. तो नेट कैश फ्लो को, ठीक है, नेट कैश फ्लो ये हो गया, ये हो गया, हो गया. उसकी आज वैल्यू क्या है? आपको इस प्रोजेक्ट में 3 साल बाद कुछ मिलेगा, 4 साल बाद कुछ मिलेगा, 5 साल बाद कुछ मिलेगा, तो उस सबकी नेट प्रेजेंट वैल्यू. मेरी एक फ्रेंड है, उनके पिताजी अब नहीं रहे हैं, लेकिन किसी जमाने में पटना में डॉक्टर होते थे, तो उनकी अपनी क्लिनिक थी, ठीक है, तो उनको एक मशीन खरीदनी थी कि उस मशीन से कोई डायग्नोस्टिक कुछ होना था, ठीक है, कुछ पेशेंट का. तो उनको पता था मशीन कितनी आएगी, उनको पता था अप्रोक्सीमेटली इतने मेरे पेशेंट्स आएंगे, मैं उतना उनको चार्ज कर पाऊंगा, प्लस मैं अगर कोई असिस्टेंट रखूं तो उसको कितने देने पड़ेंगे. तो उनको खर्चे भी पता थे, आमदनी भी पता थी, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आया कि मशीन खरीदे कि नहीं. तो अपने किसी बनिया दोस्त के पास गए, हम तो सब बने बता सकती हूँ मैं, उन्हें कहा बताओ, उन्हें फटाफट टिक 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 करा और कुछ डिस्काउंट रेट लगाया, बोला जी खरीद लो, क्योंकि उन्होंने कहा कि हर साल इतनी इतनी आमदनी आएगी, उसकी आज कितनी वैल्यू है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं शेयर्स में, हम कहते हैं कि उनकी फ्यूचर में इनकम आएगी, उस इनकम की आज क्या वैल्यू है वो हम जानना चाहते हैं. अगर जो वैल्यू है वो अगर मुझे जो मिल रहा है मेरे हिसाब से वैल्यू 1200 है, अगर मुझे शेयर 1200 से कम का मिल रहा है तो मैं खरीद सकती हूँ. अगर मुझे इससे ज्यादा का मिल रहा है तो मैं नहीं खरीदूंगी. अब इसमें 2 चीजें और हैं. इसमें पहली बात, हर एक बंदे का ये डिफरेंट हो सकता है. दिस कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि आप कितने का वैल्यू कर रहे हैं. ये मेरा अनुमान हो सकता है कि इस कंपनी का 300 प्रॉफिट होएगा, दीपा का कुछ और हो सकता है. दीपा ने अपना रिसर्च करा है, मैंने अपना रिसर्च करा है. दूसरी बात, ये कंपनी किसकी है मेरे अनुमान से वो भी वेरी कर सकता है. तो हर एक बंदे का ये दोनों चीजें अलग अलग हो सकती है. इसीलिए हर एक कुछ, कभी किसी जमाने में कोई बंदे कुछ शेयर बेच रहे होते हैं, कोई कुछ खरीद रहे होते हैं. कुछ को लगता है ये सस्ते में बिक रहा है, कुछ को लगता है ये बहुत महंगा है. लोग खरीदते और बेचते और कारण की वजह से भी है. जैसे मेरी बेटी अगर पढ़ने जा रही है बाहर, मैंने कुछ शेयर्स रखे थे उसके नाम पे तो मैं बेच रही हूँ, या मेरी नौकरी लगी है और मैं सेव कर रही हूँ तो मैं शेयर्स खरीदूंगी. लेकिन मोटा मोटा क्या होता है कि रफली लोगों की वैल्यू काइंड ऑफ सेम होती है, मतलब थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन आपने रिसर्च करा तो रफली सेम रेंज में होती है, बट एग्जैक्टली सेम नहीं होगी. तो ये आपकी शेयर्स की वैल्यूएशन है. अगर आप में से कोई फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं, दिस इज नोन एज फंडामेंटल एनालिसिस. तो बहुत सारे तरीके हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के. दिस इज फंडामेंटल एनालिसिस. आप किसी भी और एसेट को खरीद रहे हैं उसके हिसाब से आप करिए. इसमें मेहनत बहुत है, ठीक है, लेकिन इसका मैं शॉर्टकट बता दूंगी आपको. पहले पूरा हमने डिटेल में सीख लिया, फिर अब शॉर्ट तरीका, ठीक है. तो आपको समझ में आ गया कि एक्चुअली क्या होता है शेयर में. अगर आप शेयर को सोच रहे हैं कि मैं आज से 20 साल बाद बेचूंगी, तो आप लगा लीजिए अनुमान कितने का बेचेंगे, उसको भी लगा दीजिए यहाँ पे कि मुझे 20 साल बाद उतना मिलेगा. ठीक है ना. अपने 19 साल का आपने लगा लिया स्ट्रीम ऑफ इनकम में 20 साल का, प्लस कहा कि 20 साल बाद मैं उतने का बेचूंगी, तो उसका वो मुझे 20 साल बाद वो पैसे मिलेंगे, उसकी आज क्या वैल्यू है, तो वो भी हो सकता है. ठीक है. अच्छा, अब मोस्ट पीपल ये सब नहीं करते हैं, ठीक है, ये थोड़ा मेहनत वाला काम है. ठीक है, कोई करे तो प्लीज बता दीजिएगा. ठीक है. एक तो कंपनी ने क्या बोला है, अपने प्रॉफिट्स कुछ नहीं पता, उनके कंपनी एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं, अब कौन बैठ के बैलेंस शीट पढ़ेगा. ठीक है. तो लोग क्या करते हैं, मैंने क्या करा, अपने लिए एक शीट बनाई, मैं आपको शेयर कर दूंगी आप चाहेंगे. मैंने कंपनी ली जिसका हर साल सेम इनकम था अगले 100 साल तक. ठीक है. और मैंने 100 साल तक मैंने 100 रोज बना दिए और कहा, और मैंने सारा का सारा डिस्काउंट करा फॉर्मूला डाल के. ठीक है. फॉर्मूला डाल के डिस्काउंट किया. ठीक है. और उसमें मैंने देखा कि अगर मैं 6.65% डिस्काउंट रेट लगा रही हूँ, आर जो है मेरा 6.65 है, वो कारण मतलब है मेरा जो है, जो प्राइस ऑफ द शेयर है वो 15 टाइम्स द वैल्यू ऑफ द अर्निंग्स है. ठीक है. अब इसको अब एक और चीज, अच्छा, सो मोस्ट पीपल व्हाट दे लुक एट इज समथिंग नोन एज, अब वो 6.65 के लिए मैं बाद में समझाऊंगी. ओके. सबसे ज्यादा लोग कहते हैं प्राइस अर्निंग्स रेशियो. तो लोग क्या करते हैं, प्राइस ऑफ द शेयर करंटली, उसकी इस साल की अर्निंग्स या पिछले साल की अर्निंग्स या नेक्स्ट ईयर की एस्टिमेटेड अर्निंग जो भी है, दिस इज नोन एज पीई रेशियो.
आप किसी का भी एनालिसिस बोलेंगे ना, आप आजकल कॉन्वर्सेशन सुनने होंगे कि पी रेशियो बहुत हाई हो रहे हैं, ठीक है ना? तो ये डिस्कशन होगी कि पी रेशियोज आर वेरी हाई। पी रेशियो का क्या मतलब है कि आपने प्राइस लिया, आपने अर्निंग से डिवाइड किया, ठीक है? तो होता है क्या, ट्रेडिशनली जो पी रेशियोज है वो 15 to 20 के बीच में वेरी करते हैं। इसका मतलब ये है, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने अगर एक कंपनी ली जो कि बिल्कुल ग्रो नहीं कर रही, सेम इनकम एवरी ईयर, उसको मैंने ये 1 + 1 over R1 + 1 over 1 + R2 वाले मेथड से 100 साल के लिए डिस्काउंट करिए इनकम, हर साल की सेम अमाउंट, उसमें मुझे पी रेशियो 15 का मिला, ठीक है? आप समझ रहे हैं? तो 6 इज अ डिसेंट अमाउंट। तो आप समझ रहे हाउ द टू आर कनेक्टेड, ठीक है ना? आपका जो पी रेशियो है, एक्चुअली आपने डायरेक्टली प्राइस लिया है और वो करा है, लेकिन आप सो दैट इज देयर। सो आपका जब आप नेट डिस्काउंटेड कैश फ्लो करेंगे, उससे आपको शेयर का प्राइस मिलेगा, ठीक है? तो मैंने सुना था कि मार्केट में जो है ना, पी रेशियो 15 इज कंसिडर्ड वेरी गुड। तो मैंने कहा पता नहीं उसका डिस्काउंट रेट कितना होगा। तो मैंने अपनी शीट बनाई, उसमें पहले 5% डाला डिस्काउंट रेट, फिर 10% डाला, फिर 10% में ज्यादा था, 5 में कम था, फिर 7.5 करा, फिर 7.5 में ज्यादा, फिर 7 करा, फिर 7.25 करा, फिर वो करते 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 6.65 पे मैं आई, तो एग्जैक्टली 15 का पी आया, पीई। अच्छा, अब दूसरी बात, अगर कोई कंपनी बहुत ग्रो करने वाली है, सपोज फॉर मोमेंट के लिए आप अज्यूम करिए, सिंप्लिसिटी के लिए, कि मैंने 6.65 डिस्काउंट रेट मान के रखा है। क्यों है, क्या है, अभी छोड़िए एक सेकंड के लिए, ठीक है? 6.65 मैंने करा है, ठीक है? वो कम भी होता है। अब अगर कंपनी ग्रो नहीं कर रही है तो 15 का पीए रेशियो आ रहा है, सेम है। अगर कंपनी को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बहुत ग्रो करेगी फ्यूचर में, तो आपका पीए रेशियो ज्यादा हो जाएगा। अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ये कंपनी, मैंने तो कहा था ना कि सेम हर साल कमा रही है, अगर आप एक्सपेक्ट करें कि कंपनी सिंक मतलब धीरे धीरे बंद हो जाएगी, या इसके बड़े कंपेटिटर्स आ रहे हैं, या ये सेक्टर बिल्कुल ग्रोथ का नहीं है, या लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं रखते एनीमोर, और धीरे धीरे और भी कम होएगा। जैसे कि आप जापान में कहें कि बच्चों की एक कंपनी है जो बच्चों के लिए स्कूल खोलती है, ठीक है? अब जापान में तो एजिंग पॉपुलेशन है, ठीक है? वहां पे तो धीरे धीरे और कम बच्चे हो रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कंपनी ठीक तो है, लेकिन इसका कोई ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है। जापान में तो एजिंग पॉपुलेशन है और बच्चे हर साल कम ही होते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे उनको देन यू माइट वांट टू इन्वेस्ट कि मैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करूं जिसमें, या मतलब कि जो कि ओल्ड पीपल के लिए केयर देती है, क्योंकि धीरे धीरे वो सब लोग बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? हम सब भी जा रहे हैं, लेकिन मेरा मतलब कि जापान में बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह से, तो पी रेशियो आपको पूरे टाइम फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करना है। पी रेशियो में पीछे क्या डिस्काउंट रेट है, आप अपना डिस्काउंट रेट लगा सकते हैं कि कंपनी का पी रेशियो, अब लगता है थोड़ी रिस्की कंपनी, कहते हैं इसका 15 भी पी रेशियो तो मैं नहीं लूंगी, इसका तो कम से कम इट शुड बी थोड़ा कम होना चाहिए, तब मैं लूंगी, क्योंकि इट्स टू एक्सपेंसिव फॉर मी, ठीक है? तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब मैंने दूसरी क्लास पढ़ाई तो मैंने उनसे बोला था ऐसे कि आप पी रेशियो देख लीजिएगा कुछ कंपनीज का। तो मेरी एक भाभी है, ऋतु भाभी, दीपा जानती हो उन्हें, तो ऋतु भाभी वाज इन द क्लास, ठीक है? तो वो मुझसे बोल रही है कि सोना, मैंने तो देखा कि टेस्ला का पी रेशियो तो 340 है और जनरल मोटर्स का 7.5 है, तो फिर मैं किस में डालूं? तो मैंने कहा देखो भाभी, होता है क्या है कि अब टेस्ला आप जानते हैं ना, वो सेल्फ ड्राइविंग कार, इलॉन मस्क, मुझे थोड़ा सा हरफन मौला टाइप, मुझे बहुत ही क्यूट लगता है वो, बाय द वे, और थोड़ा सा पागल टाइप में, बड़ा क्यूट लगता है मुझे पागल लोग थोड़े पसंद है। एनीवे, तो वो, अब मैंने, उसकी कंपनी है, बहुत ही ज्यादा मतलब सोशल मीडिया में वो रहता है, ठीक है? उसकी कंपनी सेल्फ ड्राइविंग कार्स है। तो शायद लोगों ने सोचा है या तो उसकी करंटली अर्निंग्स बड़ी कम है, इसलिए उसका पी रेशियो इतना हाई आ रहा है, ठीक है ना? अभी हाल में उसकी अर्निंग्स अभी करंटली उसकी कम है, लेकिन वो एक्सपेक्ट करें कि बहुत होंगी आगे। और जनरल मोटर्स का शायद सोच रहे हैं कि भैया जिस तरह के प्रोडक्ट वो बनाते हैं, आगे वो डाउन होंगे। तो फिर आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करें, ठीक है? तो अब जब होता क्या है कि पी रेशियो जो ट्रेडिशनल रेंज होती है 15 to 20 के बीच में मानी जाती है, ठीक है? इंडस्ट्री से फर्क पड़ता है, कंट्री से फर्क पड़ता है, ठीक है? लेकिन क्या होता है कि जब वो थोड़ा सा रेंज से बाहर जाती है तो लोग थोड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। तो या तो ये हो सकता है कि भाई अभी इकोनॉमी इज पॉइज्ड फॉर द नेक्स्ट बिग थिंग। अब जैसे इंटरनेट के बाद खूब बड़ा बूम हुआ था, चीज में पूरी चीज चेंज हुई थी, या हो सकता है कि हर्षद मेहता का जैसा कोई वंशज कोई घूम रहा है इधर, मतलब उसी के जैसा कुछ गड़बड़ हो रही है। अब ये नहीं पता, ठीक है? तो ये आपको अपना अनुमान लगाना पड़ेगा। लेकिन डेफिनेटली आप हस्बैंड से बैठ के कन्वर्सेशन तो कर सकते हैं कि डू यू थिंक द पी रेशियो इज अ बिट ओवरप्राइस्ड, डू यू थिंक द पी रेशियो इज ट्रेडिशनली नॉट देयर, आई मीन ट्रेडिशनली द पी रेशियो थोड़ा ट्रेडिशनली देख लीजिएगा। ऐसे कन्वर्सेशन ऐसे कहते हैं ना चाय के ऊपर, provided the husband knows about it. हाँ ठीक है, दैट इज आल्सो ट्रू। तो कोई आके ऐसे डिंगे मारा ना आपके, तो उसको बोलते कि बट आई थिंक द पी रेशियोज आर जस्टिफाइड बिकॉज आई थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू ब्रिंग अबाउट अ न्यू डायनामिक टू द इकोनॉमी, जस्ट लाइक द इंटरनेट डिड, और से दैट टेस्ला, सो आप समझ गए कि स्टॉक्स को कैसे प्राइस करते हैं, ठीक है?
तो आप अपना देख सकते हैं, आप अपना रिसर्च कर सकते हैं। किसी कंपनी का पीई रेशियो बहुत हाई है तो आप कहते हैं शायद जस्टिफाइड हो, क्या पता आप उनके पास ऐसा प्रोडक्ट हो कि जो बिल्कुल ही डायनामिक हो, करंटली उनकी अर्निंग्स कम है लेकिन मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो बहुत अच्छी करेंगी। ये हो सकता है कि भाई ये तो पागल ही है, मैं तो नहीं इसमें डालूंगी पैसे, ये तो पीई रेशियो कोई 20 से ऊपर कोई देता है या 25 से, जो भी है, ठीक है। और कुछ हो सकता है कि पीई रेशियो कम है, फिर आप कहेंगे तो ये अंडर प्राइस तो नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि कंपनी प्रोडक्ट में जा रही है, और यू से कि ये तो बहुत ही अंडर प्राइस कंपनी है, ये तो बहुत अच्छा इनका प्रोडक्ट है और मार्केट ने इसको डिस्कवर नहीं करा है, मैं ही खरीद लेती हूँ। तो मेरे एक मामा है, पोपी मामा, दीपा मिली हुई है 12 वाले लोग वाले, तो उनका क्या है कि वो 3 महीने तक एक कंपनी को रिसर्च करेंगे, ठीक है, पूरा। वो जब वो कहते हैं बेटा मैं तब डालता हूँ इंटरेस्ट कंपनी में जब वो बैक पेज होता है, लास्ट पेज होता है इकोनॉमिक टाइम्स का, इसे फ्रंट पेज में आ गया तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो पढ़ते रहते हैं, फिर अपनी वाइफ से कहेंगे कि रिसर्च करो, फिर वाइफ जाके बैलेंस शीट देखेगी, तो इंटरनेट का कुछ पता है, फिर वो जाके उसमें 5,000 रुपए लगाएंगे, ठीक है। मेरा भाई उनको फोन करेगा, मामा कौन सा शेयर खरीदा, फिर देन माय ब्रदर विल पुट 50,000 इनटू दैट कंपनी। तो वो मामा ने करी मेहनत और फायदा मेरा ब्रदर उठाता है, क्योंकि मामा ने बिल्कुल रिसर्च करके खरीदा था। तो जो सेम पोर्टफोलियो है कुछ एजेस का, और उसमें मामा के पास जितना है ब्रदर ने 10 टाइम डाल रखा है उसमें, कि भी पोपी मामा ने कह दिया तो मतलब कि अच्छी होगी कंपनी, क्योंकि वो इतना रिसर्च करते हैं। तो उनका शौक है रिसर्च करना, वो 3 फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, वो न्यूज देखते रहते हैं वगैरह वगैरह, तो उनका, तो दीज आर पीपल डूइंग फंडामेंटल एनालिसिस। अभी हम धीरे धीरे और भी सीखेंगे, देन वी सी कि फंडामेंटल एनालिसिस ठीक है नहीं है और भी क्या क्या कर सकते हैं। So higher the amount of P ratio from between 15 and 20, say supposing almost towards 20, the higher the price of the company. Exactly. So basically what you're saying, the P ratio is saying that आपका suppose एक कंपनी का suppose अभी 3,000 उसका प्राइस है शेयर का, ठीक है, ठीक है, और उसका जो अर्निंग्स है वो 100 पर ईयर है, तो क्या पी रेशियो है उनका? 30. That's it. और अगर यही रेशियो आपका 4,000 हो जाता, 4,000, तो आपका 40 हो जाता, ठीक है। तो आप ये देख, जिसका प्राइस ये है, ठीक है, तो आपको ये देखना है कि ये प्राइस जो दे रहे हैं हम आज जस्टिफाइड है कि नहीं। तो होता क्या है कि वन इजी वे, एक तो प्राइस को ये देख ले कि भाई, लेकिन प्राइस से किस चीज से कंपेयर करें, क्योंकि कोई चीज महंगी हो सकती है कि उसकी अर्निंग्स कितनी, तो ये, तो फिर पी रेशियो बिकम्स अ वेरी क्विक एंड इजी मेट्रिक टू सी। इट इज नॉट द ओनली मेट्रिक। अब जैसे टेस्ला का एग्जांपल है, तो कोई कंपनी ग्रोथ हो सकती है, तो व्हाट इट मींस इज कि अगर 2 कंपनीज हैं, ठीक है, अगर 2 कंपनीज हैं, एक का आप बोल रहे हो 4,000 का शेयर का प्राइस है और वो 4 है, और दूसरे का है 3,000, ठीक है, और वो भी, उसकी भी अर्निंग्स 100 है, तो आप, इसका ही हो गया 30, तो इसका पी रेशियो हो गया 30 और इसका पी रेशियो हो गया 40। तो आप कह रहे कौन सी खरीदे, आपको दोनों की दोनों ठीक लग रही है, दोनों की दोनों आपको ग्रोथ प्रेडिक्शंस सिमिलर लग रही हैं, इनकी बाय चांस मैंने कहा दोनों की अर्निंग्स 100 है, ठीक है, इस साल, और आपके दोनों के आपको लग रहा है कि सीओस भी सिमिलर हैं, रिस्क फैक्टर भी सेम है, तो आप सस्ती वाली खरीद लीजिए। क्या आप 4,000 रुपए क्यों देंगे, 3,000 रुपए दे दीजिए बाय द लोअर पे। Whereas you came to know कि इस कंपनी में तो पता नहीं कितने कितने नए हरफन मौला आ रहे हैं, टॉप परफॉर्मर्स हैं, उन्हें ऑलरेडी 6 कंपनी सेटअप कर रखी है और उनका और बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस है, प्लस इनको अंदर से खबर मिली जो कि इलीगल है कि भाई सरकार का इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, और उन्हें कोई सीक्रेट फॉर्मूला है या कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन में कभी ट्रेड मत करिएगा, जेल में सीधे पहुंचेंगे, ठीक है। बट मतलब आप जस्ट सेइंग, लेकिन कुछ खबर मिल गई है, ठीक है। मैंने अपना, मेरी पीएचडी उसमें, मैं तो इस सेक्टर को एनालाइज करा हुआ, मुझे पता है कि इन्होंने जो रिसर्च करा है मोस्टली पीपल को पता नहीं, लेकिन मुझे पता है उस लैब में जिसका रिसर्च यूज कर रहे हैं उस बंदे को मैं जानता हूं, तो आप कहेंगे मैं तो ये लूंगा, दैट्स इट। तो डिपेंड्स। तो पी रेशियो इज अ क्विक एंड इजी मेथड टू फाइंड आउट कि भाई हाउ मेनी टाइम्स इट इज, तो वो अर्निंग्स और उसको लिंक कर देते हैं, ठीक है। ये तो आपका पी रेशियो हो गया। फिर हो गया आपका स्टॉक बबल्स, ओके। सो ये तो आपका हाउ टू वैल्यू एन एसेट, ठीक है। एक सेकंड, मैं टॉपिक को दोबारा देख लूं। स्टॉक बबल, ठीक है, हाँ ठीक है, बस स्टॉक बबल्स ही बच गया, ठीक है। कई बार क्या होता है कि पी रेशियो बहुत हाई हो जाता है, पी रेशियो की मार्केट ही शेयर प्राइस बढ़े ही जा रहे हैं, ठीक है। लोग कहेंगे स्टॉक मार्केट बबल है। बबल माने कि बिल्कुल, अब आप समझ गए फंडामेंटल्स क्या है, कि व्हाट आर द फंडामेंटल्स। अगर जो प्राइस है वो फंडामेंटल से बहुत अलग है तो लोग सस्पेक्ट करने लगते हैं कि स्टॉक मार्केट बबल। कई बार वो स्टॉक मार्केट बबल होता है और कई बार नहीं। मैंने आपको जेएनयू की कहानी बताई थी जब फाइनेंस मिनिस्टर आया था हमारे यहाँ, बताई थी मैंने आपको, नहीं? हम जेएनयू में पढ़ रहे थे, हाँ, मैं जेएनयू में पढ़ रही थी, तो उस समय हर्षद मेहता का स्कैंडल चल रहा था, ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं था, ठीक है। तो उसी समय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया केम टू जेएनयू टू गिव अ टॉक, तो उन्हें पूरी टॉक वॉक दी। उसके बाद प्रोफेसर ने उनको घेर लिया, ठीक है, लिटरली घेराव कर दिया कि आपको तो कुछ नहीं पता है, ये जो पी रेशियोज हैं, ये जो मार्केट है, ये फंडामेंटल से बहुत अलग है।
और कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा तुम कम्युनिस्ट हो, तुम्हें तो कुछ आता वाता है नहीं, तुम तो रोते ही रहते हो, ठीक है, इकोनॉमी में चेंजेस हुए हैं, इकोनॉमी बूम कर रही है, तुम चुप बैठो। एंड टू बी, मैं शर्म से कन्फेस कर रही हूँ कि मैंने फाइनेंस मिनिस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा बिलीव करा, ना कि अपने प्रोफेसर्स का। बाद में पता है कि प्रोफेसर्स ही ठीक थे, कि एक्चुअली स्कैंडल चल रहा था, ठीक है। लेकिन कई बार होता है स्कैंडल चल रहा है, कई बार हो सकता है कि नहीं हो। कई बार क्या होता है कि मार्केट ना थोड़ा हिस्टेरिकल हो जाता है, ठीक है, कि थोड़ा सा मार्केट थोड़ा ओवर एक्साइटेड हो जाता है, तो लोग खरीदते हैं, क्योंकि बढ़ रहा है, उससे बढ़ रहा है तो लोग कह रहे हैं बढ़ रहा है तो और खरीदते रहते हैं, और खरीदते रहते हैं क्योंकि लोग खरीदते हैं तो और लोग खरीदते हैं, तो दैट बिकम्स अ स्टॉक मार्केट बबल। कभी कभी उसमें फ्रॉड होता है, कभी कभी ओवरली ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। जैसे अमेरिकन स्टॉक मार्केट, अमेरिकन इन्वेस्टर्स जो है ना, दे लाइक अ बैड इंडियन बॉयफ्रेंड, ठीक है, देखिए, मतलब कि आप उसको कितना भी रिजेक्ट कर दो, फिर पहुंच जाएंगे आपके द्वार पे। आपने कहा आई डोंट लाइक यू, फिर पहुंच गए। भाई से पिटवा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, पुलिस में रिपोर्ट लगा दी, फिर पहुंच गए, यू नो, मोहल्ले में हाय हाय करवा दी, फिर पहुंच गए। तो अमेरिकन का क्या है कि एवरी 15 to 20 to 30 years उनका पूरा स्टॉक मार्केट का मेल्टडाउन होता है। मेल्टडाउन तो क्या, कभी हाउसिंग एंड लोन स्कैंडल, कभी .com बबल बर्स्ट हो गया, कभी यू नो सेविंग्स एंड लोन, कभी हाउसिंग, सब प्राइम होता रहेगा, और फिर और सब लोग मिट जाते हैं, बिल्कुल बहुत सारे लोगों का सब कुछ मिट जाता है, और फिर खड़े हो जाते हैं कि हम तो इन्वेस्ट स्टॉक मार्केट में ही पैसे डालेंगे। इंडिया में उल्टा हिसाब है। मुझे याद है कुछ साल पहले स्टॉक मार्केट का थोड़ा डाउन हुआ, हमारी कोई जान पहचान में हमारी चाची सास है किसी की, वो अभी तक चाचा जी को याद दिलाती कि मैंने कहा था सोना खरीदना चाहिए था तुम्हें, और तुमने मुझे उस समय सोना नहीं खरीदनी है, तुमने स्टॉक मार्केट में डाला, उस समय खरीदी तो इतने का होता। तो आई थिंक अगले 15-20 साल तक तो चाचा जी उसमें नहीं डाल पाएंगे स्टॉक मार्केट में। हमारे परदादा जी के टाइम में हमारी फैमिली ने कुछ पैसे खोए थे स्टॉक मार्केट में। जब तक वो परदादा जी और उनके बेटे जिंदा रहे, कभी भी किसी को फैमिली में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना अलाउड नहीं रहा, क्योंकि मार्केट कैन बी इरेशनल, स्टॉक मार्केट बबल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ स्टॉक मार्केट बबल, पीपल इन्वेस्ट एंड दे मूव अवे फ्रॉम द फंडामेंटल्स। अब आप समझ गए फंडामेंटल्स क्या है। थोड़ा कई बार फंडामेंटल से अलग हो गए क्योंकि कुछ नई चीज आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ने पूरा का पूरा सिनेरियो बदल दिया इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो कई बार वो चीजें हो सकती हैं, कभी टेक्नोलॉजी है, तो ये भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है, ठीक है, ये अप फॉर ग्रैब्स है। तो ये आपका स्टॉक मार्केट बबल है। और कई बार फिर स्टॉक मार्केट बबल होता है, फिर मार्केट करेक्ट करता है, क्योंकि फिर सब कुछ अचानक बबल जैसे होता है ना, पानी से नीचे निकलता है ना, तो अगर बाल्टी में बबल है तो पहले नीचे होता है, फिर धीरे जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाता है बड़ा होता जाता है, और सडनली सर्फेस पे आता है तो पॉप हो जाता है। तो कई बार फिर स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है, क्योंकि धीरे 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 बढ़ता है, फिर अचानक पुचुक से नीचे चला जाता है। तो जो अमेरिका में जो था ना वो क्या बोला 1929 में बहुत ही फेमस क्रैश हुआ था स्टॉक मार्केट का, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ उसके बारे में, सुना हुआ है? 1929 में, हाँ, उसमें कहानी क्या है, द ग्रेट क्रैश, ग्रेट डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन, उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन, उसके बाद बहुत सालों तक इकोनॉमी डाउन रही थी, वो भी हम स्टडी करेंगे, मतलब कि डिप्रेशन का क्या मतलब होता है, रिसेशन और डिप्रेशन। तो उसमें क्या था, फेमस स्टोरी कि एक बंदा था, वो रोज सुबह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता था, तो रोज सुबह जाने से पहले अपने जूते पॉलिश करवाता था, ठीक है, अमिताभ बच्चन स्टाइल ना दीवार पिक्चर में, ठीक है, वो अपने जूते पॉलिश कराता था, और उस बच्चे से वो ढंग से बात नहीं करता था, उसको इग्नोर करता था, एक्चुअली इट वाज वेरी रूड। तो एक दिन करते करते एक दिन ऐसे क्या हुआ कि उसने ऐसे पूछा कि उस बच्चे ने उससे पूछा, एक दिन ऐसी बात का मूड बन गया, तो उसने बच्चे ने आदमी से पूछा आप क्या करते हैं, he says I invest on the stock market. So the boy said so do I. Sona, your screen's frozen. All invested. It's great. Sona, just repeat again, your screen froze. My screen froze, sorry. Plain गया, sorry. So basically ये जो बंदा जूते पॉलिश करा रहा था ना छोटे बच्चे से, उनकी बातें शुरू हो गई, तो छोटे बच्चे ने पूछा कि आप करते क्या? He said मैं स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करता हूँ। तो छोटे बच्चे ने कहा मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ। तो उसने बोला तुम्हें कुछ नॉलेज है इसके बारे में? नहीं नहीं नहीं, हम सबने देखा है कि काफी दिनों से बढ़ रहा है, तो हमने कहा हम भी इन्वेस्ट कर देंगे, हम सबने इन्वेस्ट करा। उस बंदे ने उसको पैसे दिए और भागा लिटरली उठ के दौड़ना शुरू करा उसने, और अंदर घुसा और अपने लोगों से बोला जितने भी शेयर्स है ना सब अभी के अभी बेचो, इसी सेकंड में बेचो, जो प्राइस मिले बेच दो, he said market is going down. तो sadly enough very rude terminology is there, widows and orphans, which is a very rude term, but my finance में कहते हैं when the widows and orphans get into the market it is time to get out, which is actually as I said very rude. Widows and orphans can be very clever also and well informed, but उसमें मतलब ये है कि when people who are not traditionally investing in the market, who do not know much about the fundamentals, when they come in, it could be that because the market is overpriced. एक बार हुआ नहीं था हर्षद मेहता के टाइम में, लोगों ने वो हल्दीराम वाले ने अपना सब कुछ उस दाव पे लगा दिया कि भैया ये तो बढ़ता ही जा रहा है बढ़ता जा रहा है, लगा ले तुम भी इसमें। तो आपको रैशनल रहना है कि भी फंडामेंटल्स क्या है। हो सकता है कि कुछ मार्केट में डायनामिक हो रहा है जिसकी वजह से इतना एक्सपैंड कर रहा है, लेकिन एक बार स्टडी करके करिएगा। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है, जैसे अमेरिका में मैंने देखा था
जब ये हाउसिंग सब प्राइम हाउसिंग का जो स्कैंडल हुआ था 2007-2008 के आसपास, लोगों देयर आर पीपल हु आर पेड कि आप उनको पैसे देते हैं कि वो आपको फाइनेंशियल एडवाइस देंगे, तो उनका काम होता है ये फंडामेंटल एनालिसिस करना, जैसे हमने दिखाया था, ठीक है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे, कंपनी के पास जाते थे, उनसे इंफॉर्मेशन लेते थे, लेकिन कंपनी जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है उसको आपको भी तो छानबीन करनी ना उसकी, तो उनको लेकिन वो जो कंपनी वाले कहते थे उसी को मान के और आगे इन्वेस्टर्स को बता रहे थे। तो कंपनी वाले भी खुश थे, सोचे थे हमारी इकोनॉमी बूम कर रही है, और ये लोग भी, और किसी ने फंडामेंटल एनालिसिस मतलब करना छोड़ दिया। तो धीरे 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 मार्केट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, फिर एक दिन बस्ट हो गया, और फिर जिसने बिल्कुल हाई पे खरीदा था उनका वाइप आउट हो गया। तो ये आपका स्टॉक मार्केट हाउ टू प्राइस द शेयर है, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट बबल्स, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, ठीक है। आज के लिए मैंने इतना ही रखा था, ठीक है। तो आपको कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। You have any insider खबर of any share? हाँ बस वही, बस दीपक एक वो चीज मुझे तो बिल्कुल ही जेल जाने का, अभी प्लेन जा रहा है, एक सेकंड एक प्लेन आ रहा है, सॉरी ना। And this class is on record बहुत also. सारे आते हैं, वही तो सीधे ही मतलब 20 साल बाद केस होएगा मेरे अगेंस्ट और यही निकाला जाएगा। एक सेकंड प्लेन जा रहा है, सॉरी। रिकॉर्डिंग तो रोक दीजिए। रिकॉर्डिंग रोके, ठीक है, रिकॉर्डिंग रोक के मैं बता सकती हूँ, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग रोक दूँ। Then we'll make a movie on this Sonali Garg scam instead of Harshad Mehta. It is Sonali Garg Rise and fall. 2021. Rise and कोविड इफेक्ट, ठीक है ना। सो एक्चुअली होता क्या है इनसाइडर ट्रेडिंग का, एक्चुअली इंडिया में बहुत सारी, मैंने रिकॉर्डिंग रोक दी है, रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही है, ठीक है, ओके। तो इसमें क्या है, ये सपोज कि शेयर मार्केट, ओके, शेयर मार्केट, ओके, और लेट्स से डाउ जोन्स, एक इंडेक्स है, या सेंसेक्स, इंडिया में सेंसेक्स, ठीक है। सो सेंसेक्स में क्या देखा जाएगा कि ऐसे बिहेव करता है, ठीक है, दिस इज टाइम। तो होता क्या है कि कभी कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है इनका अपवर्ड है। आप समझ रहे हैं, दिस रेड लाइन इज शोइंग यू द ट्रेंड। तो स्टॉक मार्केट का अगर आपने यहां पे खरीदा है, आप देखेंगे मेरा तो कम हो रहा है, बट फिर वो नीचे के फिर बढ़ेगा। अब जब बढ़ेगा तो ऐसे, दिस इज नोन एज अ ट्रेंड लाइन। ये जो रेड लाइन है इसको ट्रेंड कहते हैं। तो कभी कभी फाइनेंस में कहते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो अगर आप इसको 5 years 10 years करें ना, छोटा जो भी है, तो आप अगर 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 30 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप जहां से भी करेंगे आपको रफली, मतलब कभी कभी तो क्या पता फ्यूचर में क्या होगा। ग्रेट डिप्रेशन के बाद बड़े साल तक स्टॉक मार्केट पिकअप नहीं करा था, लेकिन आप अभी जब हम सेंसेक्स वगैरह देखेंगे, वी लुक एट द हिस्ट्री ऑफ द सेंसेक्स एंड विल सी। तो होता क्या है कि बाय एंड लार्ज मार्केट ओवर टाइम, इन मोस्ट कंट्रीज इट हैज बीन नोटेड, ओवर टाइम इट विल मूव अपवर्ड, लेकिन थोड़ा सा घूम फिर के पहुंचेगा, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे खरीदा था, ये तो उससे हायर ही है ना, तो आपको इस फर्क नहीं। टू पीपल से कि यहाँ पे नहीं, हम यहाँ पे खरीदते, तो देयर टू वेज टू थिंक ऑफ इट। अगर आपने सोचा था कि इतने ही शेयर्स हम खरीदेंगे, तो आपने यहाँ खरीदा, फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा हो सकता है किसी ने सोचा हम इतने ही रुपए लगाएंगे, तो आप कहते हैं यार मैं यहाँ पे खरीदती थोड़े ज्यादा खरीद लेती, अब यहाँ पे खरीदे थोड़े कम खरीद लिए। लेकिन ओवरऑल जब तक आप यहाँ देखेंगे, इट लुक्स की भी ठीक है, it is, the idea is the trend is moving upwards. So the traditional wisdom is that suppose we are going to live 100 years. So the traditional wisdom is आपके जितने साल बचे हैं ना अभी धरती पे, उतने आप स्टॉक मार्केट में डाल दो, और बाकी है। अगर कोई 20-year-old बंदा है, उसको कहेंगे 20, whatever is your age, you minus it from 100. So 100 से आप 20 माइनस करके 20 आप एफडी में डाल दीजिए और 80 आप स्टॉक मार्केट में डाल दीजिए। अब आप सब लेडीज 40s में हैं, तो आप अपना 40 माइनस करके 60 स्टॉक मार्केट में डाल दीजिए, दैट्स इट। तो जो भी आपकी एज है जैसे उतना हटा दो, उतना ट्रेडिशन में डाल दो। अब भाई कोई 95 का है, अब उन्होंने यहाँ पे खरीद लिया, अब क्या पता यहाँ पे खरीदा, जब तक वो जाए तो यहाँ हो सकता है दीपा हंसोई कि वो, ठीक है, और कोई हो सकता है 95 का यहाँ पे खरीदा हो, ठीक है, उनका ये हो सकता है। लेकिन जिसने जो 40 का है उसको तो पता है यहाँ करते करते यहाँ पे तो पहुंच ही जाएंगे, by the time you need it. So that is the conventional wisdom कि भी invest like that. So ये थोड़ा सा ये अच्छा। दूसरी चीज है डाइवर्सिफाई, थोड़ा सा रियल एस्टेट, थोड़ा सा गोल्ड में डाल दो, थोड़ा सा अपने शेयर्स में डाल दिया, थोड़ा शेयर्स को भी डाइवर्सिफाई कर दिया, 2-3 म्यूचुअल फंड्स वालों को पकड़ के लाओ। अब आफ्टर दिस क्लासेस जो म्यूचुअल फंड वाला आएगा ना, पसीने पहुंच के जाएगा आपके यहाँ से, क्योंकि जितने क्वेश्चन आप पूछेंगे ना कि मतलब, लेकिन इसका अपसाइड रिस्क है, इसका डाउनसाइड रिस्क है। इस पोर्टफोलियो का मुझे अल्फा तो बताओ बेटा, इस पोर्टफोलियो का बीटा तो बचाओ, कि यू हैव सेड, बट आपने डाइवर्सिफाई कितना करा रिस्क को। नहीं माता जी माफ कीजिए, मैं तो जा रहा हूँ, ठीक है, आपको जो खरीदना खरीदो, लाइक दैट। सो व्हाट आई नीड टू से इज कि यू कैन
talk to mutual fund managers and get them. You can talk to your financial advisor, but at least the discussion will be of a different kind. You know, it'll be of a different kind when you say, okay, I need to invest in this, and अभी जो bonds करेंगे वो भी बहुत exciting है, ठीक है, government bonds, etc., etc. So there are many places to invest. The thing is, so there is some risk that can be diverse, some that cannot. तो कुछ आप बजट कर सकते हैं कि अगर इधर हो या उधर हो, हम नेक्स्ट क्लास में हम रिस्क और हम बॉन्ड प्राइसेस ही करेंगे, ठीक है। तो उसमें फिर आप समझ जाएंगे, क्योंकि मैंने बोला था ना ये मैक्रो की क्लास है ना, इसमें सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। तो मैं इधर पढ़ाऊंगी, जब फिर देन विल कम बैक एंड देन जब सारे हो जाएंगे ना, देन द होल थिंग विल बिकम अ बिग पिक्चर। यू नो, देन यू विल बी लाइक सिटिंग देयर एंड सिटिंग ऑन, अपने पांव ऊपर करके अखबार पढ़ के साथ में चाय का कॉफी का कप, एंड यू विल बी लाइक रियली एनालाइजिंग द। तो अभी अच्छा, अब आप अगली बार पी रेशियो देख के लाइएगा, ठीक है, अगली क्लास के लिए, ठीक है, जो कि कल है, ठीक है। पी रेशियो आप 2-3 कंपनीज के किसी सेक्टर के देख के लाइएगा, और अगर घर में चाहें तो किसी से जो घर में जो थोड़ा स्टॉक मार्केट फॉलो करते हैं, ऐसे कैजुअली कह देना दैट यू नो आई थिंक पी रेशियोज आर लिटिल बिट यू नो हिस्टोरिकली यू नो compared to history they're a little bit high. You know, what do you think of that? You think it is an indication of some scandal in the market, or do you think we are poised for the next growth? You know, कि भी अब आगे कुछ होने वाला है, you know, क्योंकि इंटरनेट के बाद बहुत ज्यादा कंपनीज ने एक्सपैंड करा था, तो उस समय जिन्होंने लिए तो ठीक है, तो दोनों चीजें हो सकती हैं। तो अब जैसे टेस्ला का मैंने आपको बताया 300 समथिंग है पी रेशियो, क्योंकि उनको या तो उसकी अर्निंग्स बहुत कम है, या तो इतना ज्यादा सोच रहे हैं कि यू नो कि भी पूरा मार्केट को कैप्चर कर लेंगे। अगर सेल्फ ड्राइविंग कार्स उन्होंने बना लिखी अच्छी, तो वो सब है, तो दैट इज देयर। तो ये कहानी है। तो रिस्क तो 100% तो कोई कुछ एलिमिनेट नहीं कर सकता, बट थोड़ा सा यू कैन यू नो मेक योर लाइफ अ लिटिल बिट मोर डाइवर्सिफाइंग एंड सिक्योर। सो आई वुड सजेस्ट कि 2-3 म्यूचुअल फंड्स में भी डाल दो। मेरे मामा की फिलोसफी, बेटा एक म्यूचुअल फंड में डालना, फिर पेपर वर्क कम होता है, यू नो। मैंने कहा कि बेटा फिर कितने संभालते घूमो फिरोगे कि इसका भी इसके पेपर उसके पेपर, बट यू नो इट्स ओके। आई वुड थिंक यू नो यू कैन आल्सो लुक एट म्यूचुअल फंड्स, लुक एट द पास्ट परफॉर्मेंस। अच्छा, वी विल आल्सो डू समथिंग नोन एज इंडेक्स फंड्स व्हेन वी डू स्टॉक मार्केट, जिसमें एक फंड होंगे जो कि सिर्फ मार्केट की इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रहे हैं, सेंसेक्स को वगैरह वगैरह। सो दैट इज अ वेरी इजी नो ब्रेनर टू बाय, क्योंकि उसमें एटलीस्ट यू आर डूइंग एज वेल एज द मार्केट, एडजस्टिंग फॉर द कॉस्ट ऑफ यू नो डूइंग बिजनेस। कि आप म्यूचुअल फंड मैनेजर को पैसे तो देंगे आपके काम करने के लिए, उसको हटा के जो सेंसेक्स कर रहा है आपका भी पोर्टफोलियो वही कर रहा है, तो आपका मार्केट 18% है तो आपका भी 18% है। तो वो लोग उसके इंडेक्स फंड्स भी करते हैं लोग। So that is, and please remember, women are the smartest, most clever people. इंडिया में सारी सेविंग्स जो है ना वो सिर्फ विमेन की है। इंडिया में सिर्फ हाउस होल्ड सेविंग्स है, ना सरकार पैसे बचाती है, ना प्राइवेट सेक्टर में बचाता है, सबके सब बोरो करते हैं, और वो सब हाउस होल्ड सेविंग्स है। एंड हाउस होल्ड में भी विमेन आर सेविंग। आप वुमेन को कुछ भी पैसे दे दो, उसमें से जरूर कुछ बचाएगी। सो विमेन आर द बिगेस्ट, एंड द वर्ड एज आई टोल्ड यू, इकोनॉमिक्स कम्स फ्रॉम इकोनॉमिक्स, कम्स फ्रॉम मैनेजिंग हाउस, वो कुछ लैटिन वर्ड है उसमें, कम्स फ्रॉम दैट। So you are the absolute, मतलब सबसे ज्यादा prudent investors are women. So that is it. And also I also invest, I mean you can also invest in you know metals, gold, silver, you know other things, you know like you know which are inflation you know hedged. Yeah. कि भी inflation होएगी तो कम से कम बढ़ेगी उसकी, हाँ बढ़ेगी, तो इसमें क्योंकि you know कि inflation तक तो वो बच ही जाएगा, you know. Yeah. Then people real estate में तो different मैं तो मतलब you know एक छोटा मोटा फ्लैट ले लिया कहीं पे, किराए पे डाल दिया, you know थोड़ा सा कि भी कभी कुछ अच्छा करता है, कभी कुछ अच्छा करता है। तो दैट इज देयर। तो आपका जो भी अभी हम रिस्क दोबारा भी डाइवर्सिफिकेशन भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चंस पूछिए मुझे, ठीक है। तो आज की क्लास मोस्टली हिंदी में हुई है, मुझे तो बिल्कुल अच्छी लगी। आप लोगों को ठीक लगेगी तो हम आगे से यही कर सकते हैं। कंफर्टेबल है, डेफिनेटली हिंदी थोड़ा फास्ट में बोलते हैं तो समझ में आता है। हाँ सॉरी, हाँ दीपा ने मुझसे बोला था, एक्चुअली ये मेरी बड़ी पुरानी बचपन की है कि भाई मैं बहुत तेज बोलता। नहीं कोई बात और ये नहीं। मैंने नहीं प्रॉब्लम ये है क्योंकि मैं टीचर हूँ ना, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं क्लास में धीरा बोल दूंगी। और मेरे बच्चे ने, मुझे याद है कि अब तक एक बच्चे ने ना, मैं बच्चों से बोलती थी फीडबैक दो, तो एक बच्चे ने छोटा सा गारफील्ड का छोटी सी पिक्चर बनाया, गारफील्ड के पसीने छूट रहे हैं कि मैम थोड़ा धीरे बोलिए, यू नो लाइक अमेरिका में उन्हें गारफील्ड बना के दिया, यू नो कि मैम हमारे तो पसीने छूट गए। तो हम इंडियंस वैसे ही थोड़ा तेज बोलते हैं। तो मुझे पता है कि मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मुझे लगता है कि मैं जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं इस 1-1.5 घंटे में, ये प्रॉब्लम रहती है। लेकिन आगे से मुझे मेरी जो सिंगापुर वाली क्लासेस भी चल रही है, उन्होंने कहा देखो जो समझाओ ठीक से समझाओ, ठीक है। अब ये ना सोचो कि सबको समझाना है, जितना है वो धीरे से समझा दो, कुछ छूट भी गया तो कोई बात नहीं, वो बाद में देखेंगे, लेकिन ये नहीं कि सबको जल्दी से देना, यू नो। तो दैट इज ठीक है। मैं और भी कोशिश करूंगी थोड़ा सा और देने के लिए। तो एक हाँ पूछिए रिचा।
पीई रेशियो एक बार कैसे निकालना है वो? हाँ मैं बताती हूँ। अच्छा देखिए, पी रेशियो आप ऐसे करिएगा, दो या तीन तरीके हैं उसको निकालने के, ठीक है। तो आप ऐसे करिए, किसी भी कंपनी का, एक तो आप जब किसी स्टॉक का खोलेंगे ना तो ऑलरेडी उसका पी रेशियो लिखा होगा वहां पे, लेकिन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप वो शेयर का प्राइस लीजिए, जो भी अभी प्राइस है, ठीक है, और उसकी पिछले साल की अर्निंग्स ले लीजिए, ठीक है, उसको डिवाइड कर दीजिए, प्राइस अर्निंग्स रेशियो आ गया। पिछले साल की अर्निंग्स मींस व्हाट? बेसिकली लास्ट ईयर उनका टोटल प्रॉफिट कितना था, क्योंकि आपको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा ना, आपको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। अच्छा मैंने कहा था ना 2 या 3 तरीके हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप उनके अगले साल की अर्निंग्स एस्टिमेट कर लीजिए और कहिए मैं उसके ऊपर डेर कर रहा हूँ, उसके ऊपर कर रही हूँ, ठीक है। तो ये होता है, कुछ लोग होते हैं कि पिछले 2-3 साल की अर्निंग्स की एवरेज लेते हैं, यू नो, और उससे डिवाइड करते हैं। कुछ लोग होते हैं अगले 2-3 साल की एस्टिमेटेड अर्निंग्स से एवरेज करते हैं, लेकिन यू नो कोई कंपनी ग्रो कर रही होगी तो अलग बात है, लेकिन आपका ये प्राइस और अर्निंग्स रेशियो है, पीई रेशियो। इसको आप कभी भी, हम देखें किसी स्टॉक को खोल के देखें, किसी शेयर का कोई देखेंगे तो शायद मेरे ख्याल से पी रेशियो, तो ये समझ आपको समझ आएगा कैसे करना है। तो इट्स अ क्विक एंड इजी मेजर। तो प्राइस ऑफ द शेयर, जो भी सेंसेक्स में उनका डेली प्राइस रिपोर्ट होता है, प्लस उनका आपको अर्निंग्स देखनी पड़ेंगी, तो यू जस्ट डिवाइड बाय दैट, दैट्स इट, पी रेशियो, दैट्स इट। तो बेसिकली इट्स अ क्विक मेजर, क्योंकि कुछ कंपनीज की प्राइस ज्यादा है, कुछ की कम है, कुछ की अर्निंग्स है, तो ये कंपेयर करने में आराम करता है कि हर एक कंपनी को, क्योंकि व्हाट इट इज टेलिंग यू इज फॉर एवरी डॉलर दैट यू आर स्पेंडिंग हाउ मच आर यू गेटिंग। एक तरह से यू थिंक ऑफ द ईपी रेशियो, अर्निंग्स ओवर प्राइस, इट इज शोइंग यू कि आपने अगर कितने पैसे इन्वेस्ट करे उसमें आपको कितना रिटर्न मिलेगा, दैट इज व्हाट इट इज। Sona, can I add something? यस Sona, so these are the net earnings now of the company after the taxation. हाँ profits, yeah, okay, yeah, it has to be post profit because this will be given. This will be what dividend is given. say supposing it is Nykaa, like we were talking. अगर ये इसकी पी रेशियो बता रहा है 911. Exactly, क्योंकि उनका देखिए सुनिए, क्योंकि इनकी अभी अर्निंग्स बहुत कम है, दे आर पोइज्ड फॉर ग्रोथ। आई एम नॉट सेइंग आई एम जस्टिफाइंग इट। अच्छा आप अर्निंग्स का आपको थोड़ा सा ड्रिल डाउन करना पड़ेगा, व्हिच अर्निंग्स दे आर डूइंग, ओके, इट कुड बी प्री टैक्स, पोस्ट टैक्स, यू नो, वो देखना पड़ेगा, बट टिपिकली दे हैव अ टर्म अर्निंग्स, वो डिक्लेयर होती है अर्निंग्स, ठीक है, बट इट हैज टू बी पोस्ट टैक्स बिकॉज़ इट हैज टू बी द डिविडेंड, बिकॉज़ दैट्स व्हाट यू आर कंसर्न्ड विद ना, कि आपको कितना मिल रहा है हाथ में, ठीक है ना, बिकॉज़ यू आर एज अ शेयर होल्डर, व्हाट विल यू बी गेटिंग, okay, so after they've, you know, so they whatever earnings they, whatever dividend they're giving you, that is what you're interested in, so logically that should be there. Coming back to Nykaa, okay, now people are buying at 911, right? So either the earnings are zero, okay, I don't think the earnings are negative, I think they're making some positive earning. Do they write about their earnings? Where do they write about it? Okay, where do they write? There must be company reports. The company has reports that they give out to investors, potential investors, to इंटरनेट में भी होगा शायद, इंटरनेट पर उनकी कंपनी रिपोर्ट्स होंगी। अच्छा, now the thing with something like 911, okay, you have to decide, is this company going to have इतना growth? You know, अब आप सोचिए अगर आपने Amazon लिया होता आज से 20-15 साल पहले, जब भी उनका बिग एक्सपोजर पहले, आपको समझ में आ गया कि भाई जो भी कंपनी पहले होगी ना डिस्ट्रीब्यूशन, वो दुनिया भर को कैप्चर कर लेगी। या Zoom, मुझे पता है मेरे सबसे बड़े मौसा जी के मतलब मौसी के जो मतलब सन इन लॉ है, ओके, ग्रैंड सन इन लॉ एक्चुअली, तो वो ही इज सिंगापुर में फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं वो, तो उन्होंने एक बार बात करी कि सोना बुआ, Zoom, he had bought Zoom for his clients before COVID hit, ठीक है। अब उसको ये तो नहीं पता था कि कोविड हिट करेगा, then he was asking me, सोना बुआ, Zoom है और 2-3 और कंपनीज है, which one do you think will succeed? और उस समय में लगा था कि कोविड 2 या 3 महीने में खत्म हो जाएगा, उस समय जबकि बात मैं कर रही हूँ। तो इसे कि डू यू थिंक कि लोग का बिहेवियर चेंज होएगा, यू नो, कि भाई यू नो कि अब हम घर से ही काम करेंगे। तो मैंने कहा जहां तक मेरा अनुमान है, हफ्ते में 1 दिन तो लोग घर का चूज कर ही लेंगे। जब इतने दिन कराए तो लोग कहेंगे कि एक फ्राइडे हमें घर से काम करने दो, अभी हम 4 दिन आ जाएंगे या 3 दिन आ जाएंगे, तो उसके लिए Zoom जरूरी चाहिए होगा। मैंने कहा स्कूल में भी, टीचिंग में भी हो सकता है कि हम कर लें। तो अब उस समय आपने Zoom को लिया, और अगर उस समय कोई कहता नहीं मुझे तो लग रहा है कोविड ही आएगा रहेगा, आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट, आप कहेंगे भैया कोविड तो रहने वाला है 2-3 साल, मैंने देखे हैं पैंडेमिक्स, तो वो उसमें आप Zoom बढ़ा, क्योंकि अब तो Zoom तो सब जगह है। मुझे अब तक याद है जो पहली Zoom मीटिंग थी, इतना ड्रामा था, हमें मीटिंग पे बुलाया गया कि हम ये सिखाएंगे कि Zoom की मीटिंग कैसे लगाते हैं। हम इतने एक्साइटेड थे कि पता नहीं क्या सीखने वाले हैं, चाय कॉफी प्रोवाइडेड थी, पूरा आधे घंटे से 1 घंटे तक उन्हें बोला था कि हम आपको दिखाएंगे कि Zoom कॉल कैसे सेटअप करते हैं। और उसके मुझे अब तक याद है, आज से 2 साल पहले कम की बात है, और अब Zoom की तो बातें करते करते लोग Zoom कॉल आया, Zoom यू नो। तो अब उस समय अगर आपने कंपनी को देखा होता, तो अगर उसका पी रेशियो 800 भी होता
और आपको लगता है कि भैया जूम तो उसकी, अब जैसे ये ये क्या भला ये टीम्स जो है ना, टीम्स गूगल माइक्रोसॉफ्ट का जो है, तो हमारे आईटी वालों ने कहा था कि वो लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन मुझे जूम इसलिए पसंद है क्योंकि लोगों की पिक्चर बड़ी आती है इसमें, इट्स अ नाइस क्लियर पिक्चर। उस टीम से मुझे लगता है कि ना क्लियरली आता नहीं है, क्योंकि टीचिंग में आई लाइक टू सी द फेस ऑफ द पर्सन एंड टीचिंग। तो अब आप सोच सकते थे कि भाई जूम, भैया हमें तो लगता है कि ये तो बिल्कुल ही डायनामिक ग्रोथ है, क्या तो घर घर में जूम होएगा, हर बंदे के पास जूम। कोई कहते हैं मैडम आता नहीं है लोगों को इस यूज करना, कहते जरूरत सबको सिखा देगी। तो डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग। तो अब नायका का क्या है कि दे आर प्रोवाइडिंग ऑल दिस मेकअप सामान ना, यही वाली है ना नायका, वही है ना कि नायका। तो यू माइट थिंक कि भैया एक बार देयर इज आल्सो समथिंग नोन एज नेटवर्क एक्सटर्नैलिटीज। मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, नेटवर्क एक्सटर्नैलिटीज, ठीक है, नेटवर्क एक्सटर्नैलिटीज, ठीक है। तो कोई कंपनीज होती हैं जो जितनी ज्यादा बड़ी हो जाए उनको फायदा होता है, ठीक है, जैसे आपका हो गया Amazon हो गया, eBay हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जितने ज्यादा लोग इसमें आएंगे उतना ज्यादा इनको फायदा होगा। तो इसमें जैसे उबर है, ओला है, जितने ज्यादा क्लाइंट उनको मिलेंगे, जितने ज्यादा टैक्सी ड्राइवर मिलेंगे, उनको फायदा होगा। क्यों? क्योंकि अगर मुझे टैक्सी चाहिए तो मुझे 2 मिनट में मिल जाएगी, और जो टैक्सी वाला है उसको भी पता है कि मुझे दूसरी सवारी चाहिए तो मैं बड़े नेटवर्क में जाऊंगा, उसमें मुझे जल्दी से मिल जाएगी। तो कुछ ये जो रिटेल कंपनीज होती हैं, अगर उनमें नेटवर्क एक्सटर्नैलिटीज है, एक और चीज होती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो इसमें क्या होता है कि जैसे 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 आपका, तो नेटवर्क एक्सटर्नैलिटीज क्या है कि जितने ज्यादा लोग, जैसे आपका डेटिंग वेबसाइट है, ठीक है, क्या कहला कि ये शादी.com है, तो जिस नेटवर्क में ज्यादा लड़के आएंगे उसमें ज्यादा लड़के आएंगे, जिसमें ज्यादा लड़के आएंगे उसमें ज्यादा लड़के आएंगे, ठीक है ना। तो वो तो नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी हो गया, दोनों साइड से मतलब आप समझ रहे हैं, तो उसको नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी हो गया। अच्छा, तो उसमें जो कंपनी ज्यादा बढ़ेगी उसी को आगे फायदा होगा। अच्छा, एक चीज होती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल की भी, उसमें क्या होता है कि एक फिक्स्ड कॉस्ट होता है जो कि बहुत ज्यादा होता है, और फिर जो एक एडिशनल लोगों को लाना है वो बहुत कम होता है, उसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, आप भाखड़ा नंगल डैम से खींच के तार आप दिल्ली तक ला रहे हैं, वो तो मेन खर्चा हो गया। उसके बाद आप एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, उसमें कम पैसे में तार लग जाएगी। तो उसमें हम क्या कहते हैं कि जो कंपनी पहले लग गई उसको फायदा है। एक कंपनी है जो 1000 लोगों को, 10,000 लोगों को बिजली दे रही है, और एक कंपनी सिर्फ 200 घरों को दे रही है, किसका पर हेड कॉस्ट कम होएगा? दोनों ने तार खींच रखी है भाखड़ा नंगल से, तो जिसका 200 है उसका तो हाई होएगा, जिसका 10,000 है उसके कम होएगा, और फिर वो जिसका कम है तो कहेंगे जी हम और आगे कम पैसे में देंगे तो उनका बढ़ जाएगा। तो कई बार ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, इनका नेटवर्क, उनके यहाँ कहते हैं कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। The bigger the scale, more economical it is. More economic it is, the lower the cost per unit. और ये भी हो सकता है कि नेटवर्क कि हम, अब जैसे मुझे कुछ बेचना है eBay पे, मतलब जैसे वो जो ऑक्शन साइट है ना eBay, तो उसमें मैं कहाँ जाऊंगी? जहाँ पे ज्यादा बिडर्स हो, ठीक है ना, ठीक है, दैट्स इट। क्योंकि वो और लोग खरीदने भी क्यों जाएंगे? देखने के लिए भी, जहाँ पे ज्यादा चीजें बिक रही हैं। तो स्टॉक मार्केट का भी यही है कि भी आपके स्टॉक मार्केट पे एवरीबडी, वो भी दैट इज द होल अदर स्टोरी। तो ये है, तो नैका का ये हो सकता है कि दे हैव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, भी उनका बिजनेस मॉडल देखना पड़ेगा। वी कैन स्टडी इट कि कि भी उनका वेयरहाउस होगा। सॉरी सोना, मैं कुछ ये जो आपने वो जो बोला ना तुमने, जो पी रेशियो, कैन आई ऐड समथिंग ऑन दैट? यस प्लीज। I think P ratio is the price, the market price of a share divided by the earning per share. Right, exactly. हाँ, right, earnings per share. हाँ, earnings per share होएगा वो. Sorry, I should have specified that. Yeah, it cannot be the entire earnings of the company. No, that will be just earnings per share. How much you will get out of it per share? Yeah. Actually, EPS is calculated earnings net income of the company divided by the floating shares. Okay. So these are more technical, things that I'm not drilling down into. Okay, you can look them up. Okay. Right. Okay. All right. So good. If you brought that up, that's good. That's more detailed than, So normally P is just written out there, So this is basically the unencumbered shares which are not held by the director, the shares which are floating in the market, not by the directors. That is there. So this is just to give you an idea कि भी P का roughly idea क्या होता है. ठीक है. So I mean मोटा-मोटा, you can drill down वो earnings कौन सी होंगी. It is earnings per share. I should have been more clear about that. It's earnings per share. Earnings per share would mean the dividend you're getting. The company. Yeah. So how much? So if you're paying, if as I said, if you have 2 shares of the company or 1 share, how much of money are you getting? It cannot be the earnings for the entire. I mean, Reliance के 200 का share चल रहा है, वो company 30 billion की है. Right. Obviously, so it is earnings per share. Okay. Thank you for specifying that. नहीं दीपा, ये EPS is not equal to dividend. वो something, वो कुछ और है कुछ.
Okay, So that's dividend more is what you technical. actually get. हाँ ठीक है, उसमें थोड़ा सा टेक्निकल डिटेल होगा, बट रफली इट इज हाउ मच विल बी गेटिंग फॉर इन्वेस्टिंग योर मनी. तो आप और per share. पर शेयर, एक शेयर पे तुमको कितने पैसे मिल रहे हैं? पर शेयर आपको कितने पैसे मिल रहे हैं? मिलने चाहिए, भले ही कंपनी तुमको ना दे वो. हाँ, exactly. So companies can choose to keep back the money. They can choose to reevaluate. So basically, some companies choose to reinvest your profits. Like Microsoft typically doesn't pay dividend. The logic is that you are always free to sell the share and recover the dividend. Because what will happen is, yesterday the company was worth 100, okay, and they have to declare some dividend, but they've reinvested it. So now that company somewhere along the way becomes worth 110, because उन्हें वो पैसे उसमें invest करें, तो आप चाह के बेच के अपने recover कर लो dividend. And the reason they say that we are investing it in ourselves is because they say that we are giving you a better return than you can get anywhere else. And if you want, you can always get out. There's no compulsion. So companies sometimes don't give dividend. They don't disburse the dividend, but it is still due to the person. And then they say that has now been reinvested in the company. Okay. All right. So thank you. Please share more details like that. That will be great. It is earnings per share. So that was the Yes. but anyway, you're right. I should have specified that. Okay. Okay. Thanks, Sona. Okay, thank you so much. Okay. Thank you. Bye. Thank you. Take care. Bye-bye. Bye. Bye bye. Bye. Oh, 1 second, everyone. तो क्लास के लिए दीपा मंडे का रहने दो रहे हैं. I'll tell you later. हाँ ठीक है. हाँ, okay. Saturday नहीं तो अपनी next class अब कल है ना? Tomorrow कल है. Tomorrow at 4 p.m. 4 o'clock. Sunday की class Saturday को shift हो गई. is tomorrow. Yeah. हाँ, Okay. post on the group also. Yeah. Okay. Perfect. Thanks. Okay. Bye. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Okay, bye bye. Bye.